समता अधिकार सम्मेलन का संचालन कर रहे रामानंद पासवान जी, इस कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अर्जुन यादव जी, मंच पर बैठे हुए सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के संयोजक रिंकू जी, इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक वैचारिक साथी भाई अजीत कुशवाहा जी, मखदूमपुर से पूर्व विधायक और बहुजन आंदोलन की मजबूत आवाज भाई सतीश दास जी, मंच पर बैठे हुए बाकी वरिष्ठ जन, सम्मानित जन और इस समता अधिकार सम्मेलन में सुल्तानगंज भागलपुर के आसपास से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले आयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इतने विपरीत दौर में केवल मौसम ही विपरीत नहीं है, सियासत भी बहुत विपरीत है। ऐसे वक्त में इतना शानदार और जरूरी आयोजन सुल्तानगंज की सरजमी पर हो रहा है। हालांकि ये आयोजन पिछले महीने होना था, लेकिन उस वक्त कुछ वजह से नहीं हो पाया, तो वो जो अधूरा एक पड़ाव था उसे हमने आज पूरा किया। लेकिन इसमें एक मुश्किल ये हुई कि जिस आयोजन में चल करके 1000 किलोमीटर दूर से आपको शामिल होना हो और हमने चुना नजदीक का देवघर, वहां भी 1.5 घंटे देर से फ्लाइट ही पहुंची और उसके बाद रास्ते में ट्रैफिक। अच्छा होता कि जब ये आयोजन शुरू हो, सम्मानित वक्ता बोल रहे हो, उन सब की बात सुनी जाए और विधिवत एक आयोजन के शक्ल में इसे मुकाम तक पहुंचाया जाए। उसमें मैं शामिल नहीं हो सका, इसका मुझे खेद है और देर से पहुंच पाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिन मुद्दों को इस समता अधिकार सम्मेलन के छोटे से पैम्फलेट पर लिख करके आसपास के इलाके में कई दिन से पहुंचाया गया, चाहे वो यूजीसी समता रेगुलेशन हो, चाहे नई शिक्षा नीति हो, बिहार में 65% आरक्षण का सवाल हो या निजीकरण का सवाल हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से लेकर के महिला आरक्षण में कोटा विरुद्ध कोटा का बात हो, या सामाजिक न्याय के जितने भी मुद्दे हो सकते हैं, उन सारे मुद्दों को एक साथ समेट कर एक कोशिश की गई है कि जिस वक्त बिहार ही नहीं पूरे देश में यह माहौल बनाया जा रहा है कि तो सारी लड़ाई हार चुके हैं, अब तो कोई लड़ने का कोई न जगह बची है, न किसी में हिम्मत बची है। अब सब लोग हार मानकर घर बैठ जाएं या डर जाएं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जिनकी सरकारें 18 राज्य 19 राज्य में थी, अब वो 20 21 22 राज्य में हो गई है। ऐसे विपरीत वक्त में हर जिले में इस तरह के आयोजन करना इसलिए भी जरूरी है कि तुम पूरे भारत पर भी सरकार बना लोगे, फिर भी अगर तुम गलत हो तो गलत को गलत कहने की हिम्मत इस देश के लोग करते रहे। ये जो सरकारें जिस तरह से बन रही हैं, ये हम और आप सब बेहतर जानते हैं और बिहार के लोग तो और बेहतर जानते हैं कि ये सरकारें बन नहीं रही, बनाई जा रही है। ये चुनाव जीते नहीं जा रहे, जितवाए जा रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता और संविधान को भीतर से खोखला करके। तो क्या इनकी सरकारों में आ जाने से क्या लोग अपनी उस बुनियादी लड़ाई को छोड़ देंगे जो हर दौर में विपरीत रही है? हमने जन महापुरुषों का 6 लोगों की यहां तस्वीर लगाई है।
चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हो, क्या उनके दौर में वो लड़ाई आसान थी? जब वो स्कूल खोलने गए तो घर से निकाल दिया, पढ़ाने गए तो पत्थर मारा, कचरा फेंका, पूरे भिड़े वाला के इलाके में पोस्टर चिपका दिया कि ये पापी है, ये धर्म के विरोध में काम कर रहा है, इसको देश निकाला दे दो, इसका विरोध करो। उनके घर में हमला करने के लिए हमलावर भेजे गए कि इनको जान से खत्म कर दो। अगर आपने न पढ़ा हो तो किताब से खरीद कर इतिहास पढ़िए। लगभग 150 साल होने वाले हैं, 250 साल होने वाले। अब क्या ज्योतिबा फुले की लड़ाई आसान थी? इतनी विपरीत लड़ाई को भी लड़ करके उन्होंने रास्ता बनाया। दूसरा सवाल, जब ज्योतिबा फुले लड़ रहे थे तो क्या उस समय के सारे बहुजन उनके पीछे खड़े हो गए थे? क्या वो सब उनका साथ दे रहे थे? नहीं, वो अकेले थे। थोड़े से लोग जो जागरूक थे, समझदार थे, वो उनके साथ खड़े थे। यानी वो लड़ाई भी उस वक्त आसान नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी मुश्किल लड़ाई लड़ी गई। तो हमारे पुरखे आज भी हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पोस्टर में, हमारे बैनर में, हमारे किताबों और विचारों में चलता है। इसलिए हम उन विपरीत करों के लिए लड़ाई को लड़ने के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगली तस्वीर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की और बिहार के बौद्धिक लोगों, आप सब योद्धा लोग हैं, हम जानते हैं। बिहार सामाजिक न्याय की, समाजवाद की, कम्युनिस्ट आंदोलन की एक बड़ी उर्वर जमीन रही है जो हर विपरीत दौर में लड़ाई लड़ने का काम की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं तो उनके जाति वालों को ही उनके खिलाफ खड़ा करा दिया गया। आप इतिहास एक बार पलट कर देखिए, और ये कहा गया कि हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये तो बहुत दूसरी लड़ाई लड़ रहे, हमारे यहाँ इसका मतलब ही नहीं। आगरा में तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवा दिया गया कि वो हमारे नहीं है डॉक्टर अंबेडकर, और सारे लोग उसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के थे। जब डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे तब भी पूरा समाज उनके साथ नहीं खड़ा था, उनके विरोध में खड़ा था, उनके खिलाफ साजिशें हो रही थी। और जब जब डॉक्टर अंबेडकर अकेले पढ़ते थे, कलम और किताब लेकर के विचार लिखते थे, उनके दौर में भी लड़ाई आसान नहीं थी। उसके बाद 3 तस्वीरें आपके सामने, बीपी मंडल, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और उसके बाद अमर शहीद बिहार लेनिन जिसको कहा जाता है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। इन तीनों के दौर में क्या लड़ाई आसान थी? बिहार लेनिन जगदेव बाबू को किस तरह से दमन किया गया, मारा गया, ये बिहार के लोग बेहतर जानते हैं। उस इतिहास को चूंकि वक्त बहुत हो गया है, इसलिए इस पुराने इतिहास को केवल मैं जिक्र कर रहा हूं। मौका मिले, जो लोग नहीं जानते होंगे वो किताबें खरीद करके पढ़िएगा उनके बारे में। एक किताब बड़ी अच्छी सी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी लिखी है, रिंकू जी ने कई लेख भी लिखे हैं। कौन था उनके साथ खड़ा? एक बनता हुआ बहुजन जमात थी उनके साथ। उनके साथ जो लोग वहां गोली खा रहे थे, लाठी खा रहे थे, वो केवल उनकी बिरादरी के नहीं थे, उनकी जाति के नहीं थे। क्योंकि जगदेव बाबू की लड़ाई अपनी जात, अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने और मुख्यमंत्री बनाने और मंत्री बनाने की नहीं थी, पूरे 90% बहुजन समाज को एक करके उनको सत्ता, संसाधन और सम्मान में हिस्सेदारी लड़ाई थी। इसलिए जगदेव बाबू एक जाति के नेता नहीं। उस दौर में भी लड़ाई आसान नहीं, और जिस बेरहमी से उनको मारा गया, वही बेरहमी हमारे अभी साथी अजीत भाई ने उसका इशारा कर दिया कि हमारे दौर में भी लड़ने वाले जेल में 5-5 साल से जेल में हैं। पत्रकारों को जेल में डाला, प्रोफेसरों को जेल में डाला, रिसर्चरों को जेल में डाला, और जो भी लड़ रहा है उसको जेल में डालने का काम तो जेल में तो वहां भी लोग हैं। इसीलिए जगदेव बाबू ने कहा होगा कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी के लोग राज। वो एक बड़ी लड़ाई का खाका खींच रहे थे जिसकी जड़ें त्रिवेणी संघ में थी, जिसकी जड़ें अर्जक संघ में थी, और वो त्रिवेणी संघ अर्जक संघ की जड़ें जाति जनगणना से जुड़ी हुई थी।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा एक क्रांति का नारा था जो अंग्रेजों के समय जब जाति जनगणना हो रही थी तो जाति संगठन बने पहले, और मैंने तो बाकायदा इस पर किताब लिखी है, आपको पढ़ना चाहिए। और उस किताब का इतिहास बिहार से सबसे ज्यादा जुड़ता है। जब जाति जनगणना में संख्या पता चलती थी तो ये जातियां अपना अपना जाति संगठन बनाते थे। यहां से कुछ ही दूर है कोसी का इलाका, मधेपुरा का। 1908 से 1911 के बीच का वक्त वाकया है, मैंने अपनी किताब में लिखा भी है कि उस समय जो बीपी मंडल के पिताजी थे, रास बिहारी मंडल, उन्होंने अपने इलाके में अखिल भारतीय गोप महासभा बनाई थी। पुराने लोग जानते थे। उन्होंने कहा कि हमारे यादव लोगों की एक गोलबंदी होगी, हम अपनी जाति को सम्मान दिलाएंगे, संसाधन दिलाएंगे, ताकत दिलाएंगे। और उसी क्रम में 1901 की जनगणना से पता चला कि किसान जातियों में जिन जातियों की संख्या ज्यादा थी उन जातियों के अपने संगठन बने। की क्षत्रिय की परिभाषा क्या होती, ये कैसे आपने बांट दिया कि कौन ज्ञान में रहेगा, कौन सत्ता में रहेगा। और इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी है गुलामगिरी, मौका मिला तो उसको पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि धोखा है, क्षत्रिय शब्द खत्री से बना है जो राजा था, और ये तो अंगवश क्षेत्र है। 16 महाजनपदों में से सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो थे वो तो बिहार में ही थे। और उन महाजनपदों में किसका शासन था? और अगर वो शूद्र थे तो राजा कैसे थे, और राजा थे तो शूद्र कैसे हो गए? इसका मतलब ये कि जानबूझकर वर्ण व्यवस्था को आरोपित किया गया, कमेरा लोगों को नीचा दिखाने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए उनके इतिहास को ही विरूपित किया गया, बदला गया। इसलिए इतिहास को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि वर्तमान को समझा जाए और भविष्य के लिए एक बेहतर रणनीति बनाई जाए। तब इन लोगों ने छत्री छत्री जोड़ा। बाद में सबको समझ में आया कि नाम में छत्री जोड़ लेने से भी कुछ लोग आपको छत्री नहीं मानते। और मैं तो यूपी से आता हूँ, कुछ यादव लोग कथा कह रहे थे और तब भी चोटी कटवा ली। बात तुम यादव हो के कथा कैसे कह सकते हो? इसका मतलब वो नहीं मानेंगे, आप भले कहते रहो। इसका मतलब ये कि जाति, और इसी मैंने अपनी किताब में विस्तार में लिखा है, बिहार में भी सरनेम हटाने का आंदोलन चला था। पुराने लोग जो वरिष्ठ है जानते हैं, त्रिवेणी संघ के समय शुरुआत हुई, उसके बाद फिर अर्जक संघ ने भी कोशिश की, वो जय अर्जक बोलते थे। जगदेव बाबू ने शब्द दिया शोषित, कि 90% शोषित है, 90 भाग हमारा। तो शोषित का मतलब जाति की बाधा को तोड़ना और जमात बनाना। कामयाबी मिली नहीं मिली, त्रिवेणी संघ 90% की बात करता था। ये रिंकू जी की कोशिश कर रहे हैं, इनका पूरा संगठन, कि त्रिवेणी संघ की विरासत को फिर से खड़ा किया जाए, ताकि आज ये भाजपा और आरएसएस वाले जिन राज्यों में सामाजिक न्याय आंदोलन मजबूत है उन राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद हर जाति का बना करके कुल्हाड़ी में लकड़ी की तरह लगाकर कुल्हाड़ी में वोट दिलवा लेते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? 25 से 30, फिर से 29, और हुआ क्या? अचानक से सब इतना बड़ा चुनाव और लोकतंत्र की लूट तो भारत में देखी नहीं होती। इस भारत में पहले भी चुनी गई सरकारें गिरवाई गई, विधायक सांसद खरीदे गए, पार्टियां तोड़ी गई। भाजपा ने शुरू नहीं किया, भाजपा के पहले भी होता रहा, लेकिन पिछले 60 साल में जो हुआ उन्होंने 60 महीने में कर दिया। और पहले पूरा काम नजर छिपा के होता था। हाँ, भाजपा आरएसएस के आने के बाद पूरा काम सड़क चौराहे पर खुलेआम होता है कि अगर आपको बुरा लगे तो लगे, हमारा शासन है और हमको जो करना वो हम तो करें। क्या पहले वोट का कहते हैं सब कि बिहार में जंगल राज था, वोट लूटा जाता था? और ये बंगाल में क्या हुआ? आपको यकीन होगा, सब लोग जानते होंगे, 27 लाख ऐसे लोग थे जो वोटर हैं लेकिन सस्पेक्टेड बना दिए गए, इसलिए वोट नहीं डाल पाए। 5 लाख ऐसे लोग हैं जो कहां से आए पता ही नहीं चला।
32 लाख वोटर प्रभावित हो गए और भाजपा और वहां के सत्तारूढ़ पार्टी जो विपक्ष में चली गई, दोनों में जीत हार का अंतर 30 लाख। क्या आप भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक चुनाव हुआ है? तो जो धोखा बिहार को मिला वो बंगाल को भी मिला। तो क्या लोकतंत्र कहीं से बचा है, कहीं से सुरक्षित है? इस मुगालते में हमें नहीं रहना चाहिए। हम अतीत की ओर इसलिए लौटते हैं, हम इन पुरखों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अतीत से हमें दो चीजें मिल सकती हैं। एक कि लाख विपरीत परिस्थिति में जब हमारे पूर्वज लड़े तो हम भी विपरीत परिस्थिति में भी मुट्ठी बांधेंगे और कहेंगे कि जालिम तानाशाहों के खिलाफ हम भी लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों की नजर में गद्दार। इसलिए भी हमें अतीत में लौटना पड़ता है। अतीत में लौटना पड़ता है ये देखने के लिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई अपनी जाति को सत्ता दिलाने की लड़ाई नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई 90% खमेरा लोगों को सत्ता संसाधन दिलाने की लड़ाई। इसलिए वो आपके पोस्टर बैनर में और बीपी मंडल ने मंडल कमीशन में बनाकर केवल यादवों को हक अधिकार नहीं दिया, उन्होंने ओबीसी की 37 जातियों को जमात में तब्दील किया कि अगर एक रहेंगे तभी आगे बढ़कर के सत्ता संसाधन हासिल करेंगे। इसलिए इन 6 महापुरुषों से मैं एक बात जो आपके बीच में रखना चाहता हूं, बिहार को हालांकि अभी अभी चुनाव बीता है, हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, हम लोग अपने दोनों साथियों से मिले नहीं थे उस तरह, लेकिन सोशल मीडिया का दौर था तो एक जमाने में हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी माले ने 12 सीटें जीत ली और नए नौजवान हमारे, एक तरफ मनोज मंजिल भाई विधायक बन गया, संदीप सौरभ जो कि जेएनयू में रहते थे तो हम लोग कई आंदोलनों में साथ रहे, अजीत भाई सब मिले नहीं, लेकिन हमने ये देखा कि हाँ ये बिहार में संभव है कि नेताओं की नई पीढ़ी खड़ी हो सकती है जो वैचारिक रूप से सशक्त है, तेवर वाली है और स्पष्ट विचार के साथ जमीन पर लड़ाई लाई। हमने अपने भाई सतीश दास को देखा तो सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, क्या हुआ ऐसा कि आज ये लोग नहीं जीत पाए? क्योंकि बेईमानी हुई, धोखा हुआ, ये हार मान के बैठे नहीं। मैं इसलिए भी इन दोनों भाइयों का बहुत हिम्मत बढ़ाने का काम करता हूं कि आपसे हमें हिम्मत मिलती है कि ये लड़ाई चुनाव में जीत हार की लड़ाई नहीं है। बिहार के लोगों, ये लड़ाई उस विरासत को बचाने की है जो फूले अम्बेडकर पेरियार ने दिया, जो कर्पूरी मंडल जगदेव ने दिया। उस विरासत को हमें बचाना है और आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाना है, वरना पीढ़ियों की नजर में हम गद्दार हैं। इसलिए हमें बड़ी लड़ाई के लिए चुनाव बीते न बीते हम सामाजिक रूप से काम करते चलेंगे और इसीलिए यह आयोजन भी किया जा रहा है। यह आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि हम एक दूसरे को हिम्मत दें। यह आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि हम एक दूसरे को विचारधारा के नाम पर एकजुट करें। यह आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि हम ये कहें, क्रांतिकारी समय में नारे लगते थे, क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। कम्युनिस्ट आंदोलन की लड़ाई अभी हमारे प्रोफेसर साहब मिले और उन्होंने बताया कि इस कॉलेज की बुनियाद में भी एक किस तरह से समानता की लड़ाई का एक अतीत जुड़ा हुआ है और उस अतीत को आज ये जगह मिली इसी वजह से कि वैचारिक रूप से आपको भी लगा होगा कि आज सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हुकूमत आपको मौका नहीं दे। हुकूमत तो आपको जाति देख करके गोली मारने के बाद खुलेआम मंच से मुख्यमंत्री बोल रहा है। बिहार के लोगों, आप सोचो, ये दिन देखना पड़ा। कई बार हम नीतीश कुमार जी से असहमत होते थे, हमेशा ही उनसे शिकायत हमारी रहती थी कि आपने उस दौर में बिहार को संघ और भाजपा के हाथों में रास्ता गलियारा बना दिया जिस समय उनका गलियारा यहाँ बंद था। बिहार ने सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। बिहार एक तरफ कॉमरेड रामेश्वर रहीम, कॉमरेड जगदीश महतो और कॉमरेड राम नरेश राम की लड़ाई थी, तो एक तरफ कर्पूरी जगदेव मंडल की लड़ाई थी, तो समाजवादियों ने उस लड़ाई को बचाया। आज बिहार किनके हाथ में चला गया? खुलेआम कहा जा रहा है कि पुलिस वालों से मैं कहूंगा कि जाति पूछो, गोली मार दो। ये बिहार यहां पहुंचना था।
कहा जा रहा है कि जंगल राज होता है, मुख्यमंत्री के आवास के 4 किलोमीटर के बगल में हत्या हो रही है। बिहार में बलात्कार के मामले बढ़ के अपहरण हो रहे हैं, पुलिस पर हमला हो रहा है। इसका मतलब ये कि चुनाव के समय झूठ बोला जाता था, फूट डाला जाता था कि इन कमेरा लोगों को आपस में लड़ा दो, चुनाव के समय सब बढ़ जाएंगे, सब बिक जाएंगे। 10,000 रुपया यही दिया गया। अब तो बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि कहां है अगली किस्त, मिला क्या? जरा आप लोग बताइए, दोबारा मिल रहा है 10,000? 2 लाख रुपया हर जगह देना था महिलाओं को, दिया क्या? इसका मतलब क्या अब इस देश में झूठ बोल करके खुलेआम तमाशा बनाया जाएगा? अब आखिर में मैं कह रहा हूं कि आप लोग बहुत वक्त से आ गए होंगे, लंबी तकरीर करने का कोई मतलब नहीं है, और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी होंगी, उसको दोहराने का मतलब नहीं है। हम गुजारिश करने आए हैं कि इस वक्त देश में जो हुकूमत है वो जालिम तानाशाह हुकूमत बन चुकी है। उसको विचारधारा से, आपके विचार से कोई मतलब नहीं। बिहार में उसको आपकी जरूरत थी तो चुनाव लड़ा नीतीश कुमार के नाम पर, और फिर बीजेपी के नेता को बिठा दिया। परिवारवाद का आरोप लगाते थे, जिसके माँ और पिता दोनों राजनीति में थे, बेटे को राजनीति में ले आए। इसका मतलब झूठ था। सारे झूठ अपने आप को जवाब में मिल रहे हैं। तीसरी बात, वो कहते थे कि बिहार में जंगल राज था, आज कौन सा मंगल राज है ये आप भी जानते हैं। बिहार में गांजा से लेकर के तमाम नशीले पदार्थ चूहे कुछ दिन पहले भोजन गए थे, खा गए थे, बिहार में ही हुआ था। और अब पुल टूट गया है, सुन रहे हैं कि भागलपुर, कल हम लोग को खगड़िया जाना है तो इधर से नहीं जा सकते, क्योंकि आपने लूटने का काम किया है, जनता के लिए काम नहीं किया। इसी इलाके में अडानी को 1 रुपए में जमीन मिली है, बताइए मिली है कि नहीं मिली? तो जिसकी सरकार है उसके लिए काम कर रही। 2 लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की और आरएसएस की, इन्हीं दोनों के लिए वो काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई क्या है? आरएसएस के गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर के विचार के सामने फूले, अंबेडकर, लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू और बीपी मंडल के विरासत को बचाना और अगली पीढ़ी तक उस लड़ाई को लड़ना। इसलिए हम विचारधारा की लड़ाई में आपसे अपील करने आए हैं। और विचारधारा की लड़ाई के लिए कभी कोई अनुकूल समय नहीं होता और कभी कोई विपरीत समय नहीं होता, इतना विपरीत कि उसके खिलाफ लड़ा ना जा सके। हम फिर से एकजुट होंगे, हम फिर से सड़कों पर आएंगे, लेकिन हाँ, दमन ज्यादा हो गया है, झूठे मुकदमे बढ़ गए। उन झूठे मुकदमों से तादाद लड़ने वालों की कम होगी तो उनका दमन तेज होगा। आप सहमत होंगे इस बात से? और अगर लड़ने वालों की तादाद ज्यादा होगी तो दमन करना आसान नहीं है। इसलिए हमें अपने लोगों की तादाद बढ़ानी होगी, और जिसके लिए मैं गुजारिश केवल करके जा रहा हूं, अब वक्त ऐसा है कि विचारधारा को गांव-गांव ले चलने की जरूरत है। छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, छोटे छोटे गांव में गोष्ठी करते हैं, और 10 लोग 20 लोग मिलते हैं और चलिए पतली पतली किताबें ले चलते हैं गांव में, बताते हैं कि जगदेव बाबू की लड़ाई क्या थी, कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई क्या थी, संविधान का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, जल जंगल जमीन की लड़ाई क्या है, और गांव में लोगों को एकजुट करते हैं। तब जाकर के धीरे धीरे बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। बताइए, आप सहमत हैं क्या? क्या गांव-गांव चलने का वक्त नहीं है? और अगर गांव-गांव नहीं चलेंगे तो क्या हम अपने लोगों को वहां से निकाल पाएंगे? इसलिए इस आयोजन से एक संकल्प लेकर चले। यहां तादाद कम नहीं है। कोई पूछे कि ये भीड़ काफी नहीं तो कहिएगा इंकलाब के लिए एक शख्स भी काफी होता है। इसलिए विचारधारा की लड़ाई के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है। बेखौफ, निडर और विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों की जरूरत होती है, वो अकेला भी काफी होता है। और दूसरी आखिरी बात जो कहकर के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, इस वक्त गांव-गांव चलने की जरूरत है, तो विचारधारा के साथ ये भाजपा आरएसएस के कारनामे गांव-गांव पहुंचाने के लिए। 5 राज्यों में चुनाव था, तुम तमाशा कर रहे थे, हजारों करोड़ की रैली कर रहे थे, 9,000 रुपया हर अकाउंट में असम में भेजा। तब आर्थिक मंदी नहीं थी। हवाई जहाज 8,000 करोड़ का, हजारों करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर पर फूका, रैली पर फूका, चुनाव था, तब आर्थिक मंदी नहीं थी। और जैसे ही चुनाव जीत गया
प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कह रहा है कि सोना मत खरीदो, घर से बाहर मत निकलो, शादी ब्याह हो रहा है तो वहां पर कोई खर्चा मत करो। 2 महीने चुनाव था, पानी की तरह पैसा बहाया। उसको नहीं पता था कि आर्थिक मंदी आने वाली, उसको नहीं पता था। 2024 का चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि ये विपक्ष वाले, इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। सरकार बना लिया तो कह रहा है सोना मत खरीदो, गरीबों का मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया है? तो भाजपा और आरएसएस वालों ने किया है। यह बात अब आपके सामने लोगों के आगे। और देश में देखिए नमूना इतना बड़ा प्रधानमंत्री आपने बनाया है। भारत में कह रहा है विदेश मत जाओ, और भाषण देने के बाद 5 दिन की यात्रा पर खुद विदेश चला गया। ये कौन सा देश तुम चला रहे? हम लोग कहानी में सुनते थे कभी, गांधी के पास एक महिला गई, कही कि हमारा बेटा गुड़ बहुत खाता है। ये कहावतों के रूप में चलता था। वो कहे कल आना, फिर कहे कल आना, फिर कहे कल आना। 5वें दिन कहे कि बच्चे गुड़ मत ज्यादा खाया करो, नुकसान करता है। माँ बोली इतनी सी बात पहले दिन बोल देते हैं, यही बोलने के लिए 5 दिन क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उसके पहले मैं भी खाता था, पहले मैंने छोड़ा, तब जाकर के इसको कहा, तब मेरी बात को वचन देता। और तुम पूरे देश को मूर्ख बना रहे हो। खुद कह रहा है विदेश मत जाओ, अपने विदेश चले गए। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और देश में जरूरत पड़ी, और वहां से लेकर चौधरी चरण सिंह तक, अपने प्रधानमंत्री आवास में हल चला करके फसल बोया था, तब जाकर के लोगों से कहा था कि खेती का संकट है, फसल बचाना। तब लोगों को लगा कि सच्चा आदमी ये सही बोल रहा हो, और ये झूठा आदमी आपकी जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाने वाला। हमारे नौजवान जानते होंगे, सोशल मीडिया पर चलता है कि अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया। इटली के प्रधानमंत्री को इनके साथ जोड़ी बनाकर सब प्रचार करता था कि लोगों की केमिस्ट्री अच्छी थी। और इस बार आपका प्रधानमंत्री वहां जा करके कहता है मेलोनी के लिए हम मेलोडी लेकर के आए। देखा आपने, टॉफी गिफ्ट कर रहा है। हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर वाले जो बच्चे होते हैं, टीनेजर, वो भी इस तरह की हरकत नहीं करते जिस तरह की हरकत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कर रहा है। इसलिए अब गुस्सा नहीं आएगा तो कब आएगा? और आखिरी बात, जहां अजीत भाई ने कहा, मैं उसी को दोहरा कर जा रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि बेरोजगार दिलचट्टे हैं। तो अब ये वक्त आ गया है ये कहने का कि इस समय जितने भाजपा और आरएसएस के गुलाम लोग देश चला रहे हैं वो सब दीमक हैं और भीतर से इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इन दीमकों को दीमक कहना चाहिए। चुनाव आयोग को लूट लिया तुमने, न्यायपालिका में बैठकर मजाक उड़ा रहे हो तुम, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग तुमने किया, पूरे देश को अंबानी अडानी के हाथों बेच रहे हो तुम, शिक्षा को तुमने गुलाम बनाया। प्रोफेसर की डायरी मैंने लिख करके बताया कि आपके बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे, इतनी फीस महंगी हो गई। और जातीय जनगणना लिख करके बताया कि अभी अजीत भाई ने बात कही थी जो मैं सुन पाया, और भी वक्ताओं ने बोला होगा, इसी बिहार में जातीय जनगणना कराई, 65% आरक्षण लागू किया, तब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे थे हम जातीय जनगणना के समर्थन में हैं। और जातीय जनगणना के 34 सवाल मकान देने जा रहे हैं, उसमें ओबीसी नहीं है, और कहता है कि हम प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और हम सबसे बड़े ओबीसी के हितैषी हैं। और अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो आपको आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। घोषणा भले हो गई है, मेरी किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा होगा, अगर जातीय जनगणना हो भी गई तो ये आंकड़ों में ऐसा झोल करेंगे कि आप तक कुछ पहुंचेगा। बिहार में हुई थी, और पूछेगा उन लोगों से जो कहते थे कि ओबीसी का सारा हक कुछ जातियों ने खा लिया। और जब जातियों का आंकड़ा आया तो पता चला कि जो झूठ बोला जा रहा था चौराहे पर नुक्कड़ में बैठ करके, वो सब झूठा था, और ज्यादा हक अपनी आबादी से 3 गुना से 4 गुना जिसकी जमीन पर हक। वो कौन जातियां हैं जो 2%, 2.5%, 3% है, और जमीन उनके पास 6%, 8%, 10%, 14%, 40% तक है। तो लूट कौन रहा और 65% आरक्षण कौन नहीं दे रहा? ये सवाल अब क्रांति की तरह गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है। और हाँ, विपरीत वक्त है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे का माहौल बनाया जा रहा। हाँ, हम जानते हैं कि लड़ने वालों पर इतने जुल्म हैं,
उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, उन्हें सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से कमजोर किया जा रहा है और आपस में लड़ाया जा रहा है। लेकिन आइए बिहार के लोगों एक संकल्प लेते हैं कि हम जाति की बात नहीं, जमात की बात करेंगे और कमेरा लोगों को एकजुट करके अब हम 90% का एक होकर के क्रांति के लिए आगाज करने का काम। इसलिए मैंने अपनी किताब अगर मन करे तो पढ़िएगा, उसमें लिखा है जात से जमात के। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ो की बात करते थे, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का नारा ही था जात तोड़ करके हक हुकूक हिस्सेदारी के लिए समानता का अधिकार दिलाना। इसलिए हमें अब फिर से संकल्पबद्ध होना। ये छोटे छोटे कार्यक्रम देखिए, मैं भी जानता हूं बड़ी मेहनत लगी। हमारे एक सज्जन ने लिख के दिया कि ये अंग प्रदेश और अंगिका यहाँ की भाषा, इसको उसमें शामिल नहीं किया, भाषा कोड तक नहीं दिया जा रहा। ये तो बहुत छोटी लड़ाई है सर, आपकी पहचान पर ही हमला किया जा रहा है, आपके संसाधनों को लूट लिया गया है, आपके हाथ से शिक्षा छीन ली गई। सब लड़ाई मिल करके एकजुट होंगे तभी लड़ पाएंगे। हम जानते हैं कि एक छोटा सा पर्चा छपवाने में, एक कार्यक्रम करने में कितनी मेहनत लगती है। आज की तारीख में ये तो प्रोफेसर साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये विद्यालय का प्रांगण दिया, वरना आज के समय में इस तरह के आयोजन करने के लिए न तो कोई हिम्मत जुटा पा रहा है, न कोई जगह दे रहा है, न कोई समर्थन दे रहा है। लेकिन इतने लोगों को देख करके मैं हौसला बुलंद होकर जा रहा हूं कि इतने लोग अगर हैं तो विपरीत दौर में भी क्रांति की लौ बुझेगी नहीं। हम इस इंकलाब की लौ को लेकर के लड़ेंगे और इन तानाशाहों को सत्ता से भी बेदखल करेंगे और बाबा साहब के दिए संविधान को बचाएंगे और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। इस बात का संकल्प हम आपके बीच से लेकर जाना चाहते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहेंगे, आप छोटे छोटे कार्यक्रम गांव गांव करते रहिए, लोगों को जोड़िए। जातियों के नाम पर जो बेटे हैं बटे हैं, उन सबको एक करके आप एकजुट होइए। और जैसी एक नारा मेरी किताब में लिखा है, आप मौका मिले तो पढ़िएगा। सामाजिक न्याय का नारा हुआ करता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आखिरी पैगाम देकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अब लड़ाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी तक पहुंच गया है। हमारी आबादी ज्यादा तो हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। ओबीसी की वे जातियां जिनकी आबादी ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा। कोई अगर हमारी आलोचना करे एससी एसटी ओबीसी का तो दिल बड़ा करके सुन लीजिएगा और कहिए कि ठीक है, दो चार बातें हमारी आपस में मेल नहीं खाती, लेकिन अगर तुम भी सहमत हो कि देश संविधान से चलेगा, हम भी सहमत हैं कि संविधान से चलेगा, तुम भी चाहते हो कि सामाजिक न्याय से चले, हम भी चाहते हैं सामाजिक न्याय से चले, तो चलो न्यूनतम सहमति बनाते हैं और बाद में जब देश और संविधान को बचा लेंगे तो आपस का झगड़ा बैठ कर सुलझा लेंगे। इसलिए बड़े जिनकी आबादी ज्यादा है उनको जिम्मेदारी चाहिए और एक सूत्र देकर जा रहा हूं, लड़ाने वाले हर जाति में पैदा हो। पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला हुआ बिहार, अभी कल ही हुआ, और पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं पेपर सारा थोड़ा ही लीक हुआ था, कुछ क्वेश्चन लीक हो गया। बताइए, नौजवानों के हर चीज का मजाक उड़ाया जाए, इसलिए मजाक उड़ रहा है कड़वी बात, क्योंकि हम मजाक उड़वा रहे हैं। अनपढ़ देश चला रहा है और झूठ बोल रहा है, यह आश्चर्य नहीं। पढ़े लिखे अनपढ़ के झूठ पर ताली बजा रहे हैं, शर्मनाक तो ये है। इसलिए हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और इसलिए मैं जाके कह रहा हूं, अपने लोगों की दो चार आलोचना सह लीजिएगा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर एससी एसटी ओबीसी में कुछ जातियां जो संख्या में ज्यादा हैं, उनकी आलोचना आती पिछड़े समाज का कोई महादलित पिछड़ा टोला कर रहे हो तो उनकी दो चार शिकायतें, दो चार आलोचना सुन लो, बर्दाश्त कर लो और एक निवेदन करो कि चलो फिर भी हम तुमका एक ही दर्द है तो हम दोनों की दवा भी एक ही है। संविधान को हाथ में लेकर हम 90% को एक करेंगे, हम संविधान मानने वालों को एक करेंगे और जालिम तानाशाहों से लड़ेंगे। गलत तो नहीं कह रहा। आखिरी बार
बिहार लड़ेगा कि नहीं, ये इम्तिहान बिहार को देना। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, अगले 4-6 महीने में हमें इम्तिहान देगा। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव ये आखिरी, उस चुनाव की इस पार लोकतंत्र है, चुनाव के उस पार अगर परिणाम भाजपा के पक्ष में गया तो गुलामी खड़ी होकर इंतजार कर, और ये गुलामी 90 के पहले वाली गुलामी नहीं होगी। ये गुलामी हजारों साल पहले जो थी वहां ले जाएगी हमें। उस गुलामी को अगर हमें कबूल करना है तो बिहार के लोगों, आप भी संकल्प लो कि चुनावी हार से आपका मनोबल नहीं टूटेगा। आप सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के लिए एकजुट होकर के खड़े होंगे और हर लड़ने वाले का साथ देंगे और हिम्मत देंगे, ताकि रोशनी सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन से मिलती है। इस उम्मीद में कि बिहार में लड़ेगा, पूरे देश का नौजवान लड़ेगा, शिक्षा के लिए लड़ेगा, रोजगार के लिए लड़ेगा, सम्मान संचालन के लिए लड़ेगा, और संविधान को हाथ में लेकर संविधान बचाने के लिए लड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आपने इतना वक्त दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजकों का आभारी हूं कि उन्होंने इतने विपरीत समय में 1-1 रुपया जोड़कर 1-1 व्यक्ति तक पर्चा पहुंचाकर यह आयोजन किया है। लेकिन इस आयोजन से हम एक नई शुरुआत करें और पूरे इलाके में छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम करें, और आने वाले दिनों में बिहार में फिर से हम सामाजिक न्याय के बिल्कुल बचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेते हुए कहना चाहूंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी हम वैचारिक लोग एक साथ एक मंच पर खड़े होंगे, और तानाशाहों से कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी मिलकर लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, गुलगुलान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।